Good morning, students. How are you? I hope all of you are fit and fine at home. Dear student, today we are going to start a new topic, supply of money. First of all, we discuss the meaning supply of money. Supply of money is a stock concept. It refers to total stock of money held by the people of a country at a point of time. सप्लाई ऑफ मनी क्या है? एक स्टॉक कंसेप्ट है बेटा। और ये स्टॉक कंसेप्ट क्यों है? क्योंकि मैंने आपको दो कंसेप्ट करवाए थे, एक था फ्लो कंसेप्ट, एक था स्टॉक कंसेप्ट। और स्टॉक कंसेप्ट की डेफिनेशन अगर आपको याद हो, स्टॉक जब हम किसी कम्युनिटी को या वेरिएबल को एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजरमेंट करते हैं तो उसे हम कहते हैं स्टॉक कंसेप्ट। और जब किसी वेरिएबल को मेजरमेंट किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम पे, उसे हम कहते हैं फ्लो ऑफ कंसेप्ट। तो मनी जो है वो क्या है? एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजरमेंट की जाती है, इसलिए सप्लाई ऑफ मनी क्या है? एक स्टॉक कंसेप्ट है। नेक्स्ट इसमें बेटा सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड, सप्लाई ऑफ मनी में क्या इंक्लूड नहीं किया जाता। तो इसमें दो चीज़ें आप याद रखना बेटा कि सप्लाई ऑफ मनी में हम क्या इंक्लूड नहीं करते। फर्स्ट है स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, और सेकंड है स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम ऑफ ए कंट्री। यानी कि गवर्नमेंट के पास जो मनी का स्टॉक है और दूसरा जो बैंकिंग सिस्टम के पास मनी का जो स्टॉक है, ये दोनों ही स्टॉक डज नॉट इंक्लूड इन मनी सप्लाई। दोनों ही जो स्टॉक है मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। क्यों नहीं इंक्लूड किए जाते हैं? इसका रीज़न ये है बेटा, बिकॉज गवर्नमेंट एंड द बैंकिंग सिस्टम ऑफ ए कंट्री आर सप्लायर ऑफ ए मनी। क्योंकि गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम दोनों मिलके क्या करते हैं? मनी की सप्लाई करते हैं, इसलिए इनके पास जो स्टॉक होगा उसको हम मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करेंगे। एंड द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द सप्लायर ऑफ मनी इज नेवर ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ मनी इन द कंट्री। जो सप्लाई करने वाले होते हैं, मनी की सप्लाई कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। और कौन करता है? बैंकिंग सिस्टम करता है। तो जो मनी की सप्लायर्स होते हैं उनके पास जो स्टॉक होगा वो जो है वो पार्ट नहीं होता किसका? सप्लाई ऑफ मनी का। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ में आ गया कि सप्लाई ऑफ मनी एक स्टॉक कंसेप्ट है। इसका मीनिंग क्या होता है सप्लाई ऑफ मनी का? इट रेफर टू टोटल स्टॉक मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ ए कंट्री एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। और इसके अंदर हम किसको इंक्लूड नहीं करते हैं कि सप्लाई ऑफ मनी में क्या इंक्लूड नहीं होगा? डज नॉट इंक्लूड। फर्स्ट है स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट और दूसरा है स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम ऑफ ए कंट्री। इन दोनों को हम इंक्लूड इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये दोनों ही मिलके कंट्री के अंदर क्या करते हैं? मनी की सप्लाई करते हैं। और जो मनी की सप्लाई करने वालों के पास जो मनी का स्टॉक होता है उसको हम सप्लाई ऑफ मनी के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है इसमें बेटा हु आर द प्रोड्यूसर ऑफ मनी। कोर्स में ये क्वेश्चन गिवन है बेटा इसमें। तो इसमें प्रोड्यूसर ऑफ मनी या सप्लायर ऑफ मनी सेम चीज़ होती है। तो फर्स्ट आ जाएगा द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री और सेकंड है द बैंकिंग सिस्टम ऑफ ए कंट्री। इनको हम ये भी कह सकते हैं प्रोड्यूसर ऑफ मनी ये कह सकते हैं, या सप्लायर ऑफ मनी भी इनको। अगर क्वेश्चन चेंज होकर आ जाए ना, आपसे पूछा जाए हु आर द प्रोड्यूसर ऑफ मनी, सप्लायर्स की जगह क्या वर्ड यूज कर दिया जाए? प्रोड्यूसर ऑफ मनी। तो प्रोड्यूसर में भी क्या आएंगे आपकी? गवर्नमेंट, और दूसरा क्या आ जाएगा? बैंकिंग सिस्टम। तो ये चीज़ भी याद रखना। अच्छा, बैंकिंग सिस्टम में क्या इंक्लूड होता है? बैंकिंग सिस्टम जो होता है इंक्लूड बोथ द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक आपको पता है इंडिया का सेंट्रल बैंक RBI है। कब बना ये? 1935 में। ये चीज़ मैं बार बार आपको बता रही हूँ। और साथ में जो हमारे कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक फॉर एग्जांपल HDFC है, PNB है, SBI है, ये सभी जो बैंक होते हैं किस में आ जाएंगे? आपके बैंकिंग सिस्टम में। यानी कि बैंकिंग सिस्टम में आपका सेंट्रल यानी कि अपेक्स बैंक के साथ साथ आपके कौन से बैंक आ जाते हैं? कमर्शियल बैंक्स भी इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है बेटा इसके अंदर मेजर ऑफ मनी सप्लाई। तो अब कंट्री के अंदर कितनी टोटल मनी सप्लाई है उसको मेजरमेंट करने की 4 टर्म्स हम यूज करते हैं, M1, M2, M3 एंड M4। और जो यहाँ हमारे सिलेबस में जो CBSE ने डाला है वो है M1। यानी कि वैसे तो आपकी अगर आपकी बुक ये चैप्टर जैसे ख़त्म होता है इसमें एबिलिटी जोन गिवन होगा। एबिलिटी जोन में M2, M3 और M4 का भी फॉर्मूला आपको गिवन है।
तो आप अपनी नॉलेज के लिए एक बार उनको भी देख लोगे। और जो M1 है वो एक नैरो कंसेप्ट माना जाता है। M1 इज ए नैरो कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई, और M4 जो है और M3 ये दोनों क्या है, ब्रॉड कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। M1 एंड M2 नैरो कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। तो यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो M1 मेजर डिस्कस करेंगे। यहाँ रेफरेंस भी आपको गिवन है एबिलिटी जोन के अंदर कि M2, M3, M4 की जो डेफिनेशन है वो एबिलिटी जोन में है। मैं भी आपको एक बार उसका मीनिंग आपको करवा दूंगी। तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे, पहले M1 को डिस्कस करेंगे, M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। तो M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई में तीन चीज़ें इंक्लूड होती हैं, C प्लस में, DD प्लस में, OD। C का मीनिंग क्या होता है, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। DD का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट ऑफ पीपल विद कमर्शियल बैंक, यानी कि लोगों ने कितनी सेविंग बैंक में डिपॉजिट करवाई है। और थर्ड होता है OD। OD में तीन चीज़ें आएंगी बेटा, अदर डिपॉजिट इसका मीनिंग है। अदर डिपॉजिट में क्या इंक्लूड हो जाएगा, डिमांड डिपॉजिट विद RBI ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ने RBI में जो डिमांड डिपॉजिट करवाई है वो, फॉर एग्जाम्पल जैसे नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी कंट्री का जो अपेक्स या सेंट्रल बैंक RBI है, वैसे ही अगर आपसे एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात की जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो मेन बैंक है या अपेक्स बैंक है वो कौन सा है बेटा, नाबार्ड बैंक है। इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे गिवन है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये भी आप साथ के साथ याद कर लोगे, क्योंकि जब आप ID करोगे तो वहाँ पर इसका क्वेश्चन भी आता है, रूरल क्रेडिट क्रिएशन, तो वहाँ पे आपको नाबार्ड के बारे में भी जानने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे तो आप ये देखो कि जो हम अदर डिपॉजिट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अदर डिपॉजिट में फर्स्ट क्या आ जाएगा, डिमांड डिपॉजिट विद RBI और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो नाबार्ड क्या है, हमारा एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसने भी RBI में जो डिमांड डिपॉजिट करवा रखी है वो किस में इंक्लूड होंगे बेटा, OD के अंदर। सेकेंड है डिमांड डिपॉजिट विद RBI फॉरेन सेंट्रल बैंक। जो फॉरेन सेंट्रल बैंक्स हैं, जैसे कि सभी कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, जैसे मैंने आपको बताया इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है RBI है। अदर कंट्रीज़ में भी क्या होता है, जैसे उसका वहाँ का सेंट्रल बैंक होगा, तो उन्होंने भी जो RBI के साथ डिमांड डिपॉजिट करवा रखी है वो भी किस में इंक्लूड की जाएंगी, OD के अंदर। और तीसरा पॉइंट है डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक। कुछ हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो टाइम टू टाइम क्या है, लोन प्रोवाइड करती रहती हैं, तो इनके साथ भी जो RBI ने डिपॉजिट किया है तो वो किस में इंक्लूड किया जाएगा बेटा, OD के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें किस में ऐड की जाती हैं, OD के अंदर। तो C करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, लोगों के पास जो करेंसी है। DD डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद कमर्शियल बैंक, कितना लोगों ने बैंक में अपनी सेविंग या डिपॉजिट करवा रखा है। थर्ड है OD के तीन पार्ट हो जाते हैं, डिमांड डिपॉजिट विद RBI पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, डिमांड डिपॉजिट विद RBI फॉरेन सेंट्रल बैंक, और तीसरा इसमें आ जाएगा डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। अब नेक्स्ट इसमें गिवन है कि हम OD में क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, स्पेशली OD डज नॉट इंक्लूड डिपॉजिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री विद RBI। अगर हमारी गवर्नमेंट के जो डिपॉजिट है RBI में उसको हम इंक्लूड नहीं करते, और डिपॉजिट ऑफ ए कंट्री बैंकिंग सिस्टम विद RBI, और जो हमारी कंट्री के बैंकिंग सिस्टम का मीनिंग यहाँ पे बेटा कमर्शियल बैंक से है, जैसे PNB है, HDFC है, ये भी RBI में कुछ पैसा अपना डिपॉजिट करवाते हैं। इनकी जो डिमांड डिपॉजिट है उसको भी हम क्या है, OD के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि OD डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करती है OD। तो गवर्नमेंट की जो डिमांड डिपॉजिट है और जो कंट्री के बैंकिंग सिस्टम डिपॉजिट करवाते हैं RBI के अंदर, दोनों ही डिपॉजिट डज नॉट इंक्लूड इन OD। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग होगा बेटा कि हम M1 मेजर के अंदर आपकी तीन चीज़ें आएंगी, M1 इज इक्वल टू C प्लस में, DD प्लस में, OD। तो इस तरीके से हम मनी की सप्लाई करते हैं, इन तीनों को प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी कंट्री में टोटल मनी सप्लाई कितनी है। नेक्स्ट इसके अंदर एक कंसेप्ट आ जाता है बेटा, टर्म डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट। वैसे ही 1 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। टर्म का मीनिंग होता है बेटा टाइम से, ठीक है। तो जैसे हम
फिक्स टाइम के लिए हम क्या करवा देते हैं, पैसे डिपॉजिट करवा देते हैं। जैसे आपने वर्ड सुना होगा एफडी, फिक्स डिपॉजिट, एफडी करवा रखी। तो यहाँ टर्म डिपॉजिट का मीनिंग क्या होता है, टर्म डिपॉजिट आर ऑलवेज फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जब हम किसी एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं उसको हम क्या कहेंगे, टर्म डिपॉजिट। ये आपकी 1 ईयर हो सकती है, 2 ईयर हो सकती है, मोर देन 2 ईयर्स हो सकती है, 5 ईयर्स हो सकती है, ठीक है। और जो डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट जो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिपॉजिट करवाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, टर्म डिपॉजिट। और नेक्स्ट इसमें गिवन है, डिमांड डिपॉजिट आर नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड डिपॉजिट जो होती हैं, डीडी जिसे हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट, तो ये जो डिपॉजिट होती है किसी एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं होती है। जैसे आपका कोई सेविंग अकाउंट आपने किसी बैंक में ओपन करवा रखा है, तो मंथली आप उसमें कभी डिपॉजिट करवा रहे हो, कभी उसमें से विड्रॉ करवा रहे हो, तो ये किस में आएंगे, आपके डिमांड डिपॉजिट के अंदर आएंगे। आपने जो फिक्स डिपॉजिट करवाया है वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए है, 2 ईयर हो सकता है, 3 ईयर्स हो सकता है, यानी कि इससे पहले आप उसको ना तो उसमें मतलब उसको और वैल्यू उसके अंदर ऐड कर सकते हो, ना आप उसमें एक्स्ट्रा पैसा डिपॉजिट करवा सकते हो, ना ही उसमें से निकलवा सकते हो। लेकिन जो डिमांड डिपॉजिट होते हैं वो किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए नहीं होते हैं। डिमांड डिपॉजिटर कैन नॉट विड्रॉ मनी एज, यानी कि जो डिपॉजिटर है वो फिक्स डिपॉजिट में से मनी नहीं विड्रॉ करवा सकता अगर उसे ज़रूरत है। वह नीडेड मनी इन डिमांड डिपॉजिट कैन बी विड्रॉ एज एंड वहन नीडेड। जब उसे अगर पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है, तो वो क्या करवाएगा, डिमांड डिपॉजिट में से पैसे निकलवा सकता है, टर्म डिपॉजिट में से वो पैसे विड्रॉ नहीं करवा सकता। टर्म डिपॉजिट आर नॉट चेकेबल डिपॉजिट। ये जो टर्म डिपॉजिट होती हैं वो चेकेबल डिपॉजिट नहीं होती हैं, लेकिन जो डिमांड डिपॉजिट होती हैं वो क्या होती हैं, चेकेबल डिपॉजिट होती हैं। यानी कि डिपॉजिटर कैन नॉट साइन ए चेक अगेंस्ट दीज डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट के अगेंस्ट वो कोई साइन नहीं कर सकता कोई किसी चेक पे, लेकिन डिमांड डिपॉजिट आर क्या होती हैं, चेकेबल डिपॉजिट होती हैं। दीज आर सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, करंट अकाउंट डिपॉजिट, ये दोनों किस में आ जाएंगे, आपके डिमांड डिपॉजिट में। और डिपॉजिटर कैन साइन ए चेक एंड विड्रॉ ट्रांसफर मनी फ्रॉम द दीज अकाउंट्स, यानी कि इससे डिपॉजिटर क्या कर सकता है, इसके अगेंस्ट चेक भी साइन कर सकता है, मनी निकलवा सकता है, ट्रांसफ़र भी कर सकता है, विड्रॉ भी कर सकता है दूसरे के अकाउंट में। तो टर्म डिपॉजिट जो फिक्स या स्पेसिफिक पीरियड टाइम के लिए होती हैं वो टर्म डिपॉजिट बेटा, और जो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं होती वो क्या होती है, हमारी डिमांड डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट को हम चेक के थ्रू नहीं निकलवा सकते हैं, लेकिन डिमांड डिपॉजिट को जब हमें नीड होती है उसमें से हम क्या है, चेक के थ्रू भी निकलवा सकते हैं, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू भी हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात बताइए बेटा, ये क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स में। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई ओनली डिमांड डिपॉजिट आर कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। डिमांड डिपॉजिट को ही इंक्लूड किया जाएगा बेटा, टर्म डिपॉजिट जो होती है, नोट द टर्म डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल टू सेविंग अकाउंट प्लस में करंट अकाउंट। ये चीज़ भी याद रखना कि वो आपका अगर आपसे पूछा जाए कि M1 में जो DD है हमारा डिमांड डिपॉजिट, तो उसमें कौन सी डिपॉजिट आती हैं, सेविंग अकाउंट की और करंट अकाउंट की, यानी कि टर्म डिपॉजिट आर नॉट इंक्लूड इन दिस मेजरमेंट। नेक्स्ट है इसमें मेजर ऑफ मनी सप्लाई M1, ये हमने डिस्कस कर लिया बेटा, यहाँ पे चार्ट बना के गिवन है आपको, तो ये वही डेफिनेशन है। C करेंसी with the public, DD डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक, और थर्ड है अदर डिपॉजिट विद RBI। इसमें वो तीनों चीज़ें आ जाएंगी, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन सेंट्रल बैंक, और तीसरा आ जाएगा इसमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट इसमें आपका क्वेश्चन आता है हु सप्लाइज मनी, कंट्री में मनी की सप्लाई कौन करता है, तो इसमें भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, जो हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक है RBI, कॉमर्शियल बैंक, और थर्ड है इसमें गवर्नमेंट। ये तीनों मिलके क्या करते हैं, कंट्री के अंदर मनी की सप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट इसमें गिवन है बेटा RBI कैसे मनी की सप्लाई करता है। तो RBI जब मनी की सप्लाई करता है तो उसमें मेन चीज़ ये होती है कि उसे एक सिस्टम फॉलो करना होता है, और इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इस सिस्टम को क्या कहा जाता है बेटा, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। और अंडर दिस सिस्टम रिजर्व बैंक मेंटेन ए मिनिमम रिजर्व ऑफ 200। कितना रिजर्व उसे मेंटेन करना पड़ता है, 200 करोड़ का जो मिनिमम रिजर्व उसे क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। और इस 200 के अंदर बेटा जो 115 करोड़ का तो उसे क्या रखना पड़ता है, गोल्ड।
sorry, in the form of gold and foreign security of this reserve value of gold must 115 करोड़, और बाकी जो रह जाता है 85 करोड़ क्या रखेगा, वो 85 करोड़ रखेगा फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि फॉरेन करेंसी, जिसमें डॉलर हो सकता है, पाउंड हो सकता है, मतलब अदर कंट्री की करेंसी। तो आरबीआई जब करेंसी इशू करता है तो उसे एक सिस्टम के थ्रू क्या करना पड़ता है, करेंसी इशू करनी होती है, और वो जो सिस्टम फॉलो करता है उसे मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहा जाता है। और अंडर दिस सिस्टम रिजर्व बैंक मेंटेन ए मिनिमम रिजर्व 200 करोड़, और इस 200 करोड़ के अंदर इसको दो फॉर्म में वो रखेगा, एक तो गोल्ड होगा, दूसरा क्या होगा, फॉरेन करेंसी। फॉरेन जो करेंसी होगी उसके गोल्ड जो होगा बेटा वो 115 करोड़ का तो गोल्ड होगा, 85 करोड़ की क्या होती है उसके पास फॉरेन करेंसी होती है। तो इस बेस के ऊपर वो क्या करता है, करेंसी इशू करता है। और द कमर्शियल बैंक, जो हमारे कमर्शियल बैंक है, कैन नॉट, या कमर्शियल बैंक डू नॉट हैव द अथॉरिटी ऑफ इशूइंग करेंसी। कमर्शियल बैंकों को ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं होती कि वो मनी करेंसी इशू करें। तो कमर्शियल बैंक जो है कैन नॉट इशू नोट्स एंड क्वाइंस, येट दे आर द सप्लायर ऑफ मनी एज दे क्रिएट मनी बाय द वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट। कमर्शियल बैंकों को कोई राइट नहीं होता कि वो क्वाइंस या करेंसी इशू करें, लेकिन फिर भी कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, मनी की सप्लाई करते हैं। वो मनी की सप्लाई किस बेस पे करते हैं, डिमांड डिपॉजिट के बेस पे करते हैं। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट के बेस पे, यानी कि वो क्या करते हैं, लोगों को लोन प्रोवाइड करके या क्रेडिट प्रोवाइड करके क्या करते हैं, मनी की सप्लाई करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो इसी से रिलेटेड है कि कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो कैसे मनी की सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होता है वो हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बेटा, यहाँ पे देखिए, जो डिमांड डिपॉजिट होती हैं, दीज डिपॉजिट सर्व एज सप्लाई ऑफ मनी बिकॉज दीज आर चेकेबल डिपॉजिट। ये हम यहाँ भी डिस्कस कर चुके हैं कि डिमांड डिपॉजिट जो होती हैं वो क्या होती हैं, चेकेबल डिपॉजिट होती हैं, और पीपल कैन विड्रॉ और ट्रांसफर मनी बाय राइटिंग चेक। मनी क्रिएट बाय द कमर्शियल बैंक बाय डिमांड डिपॉजिट इज कॉल्ड बैंक मनी। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है बेटा, लास्ट लाइन में बता रही हूँ आपको। मनी क्रिएट बाय द कमर्शियल बैंक बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट इज कॉल्ड बैंक मनी। जो कमर्शियल बैंकों के द्वारा जो मनी डिपॉजिट मनी क्रिएशन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बैंक मनी भी कहा जाता है। नेक्स्ट बेटा इसमें थर्ड जो है इसके अंदर आएगा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसे मनी सप्लाई करती है, तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट इज द थर्ड सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द कंट्री, क्योंकि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू 1 रुपीज़ नोट्स एंड कॉइन्स ऑफ द डिमोनिनेशन। ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट है उसको क्या राइट है कि वो 1 रुपीज़ के कॉइन्स या 1 रुपीज़ के कॉइन्स और 1 रुपीज़ के नोट्स किसके द्वारा इशू किए जाते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इशू किए जाते हैं। और ये एक चीज़ और भी याद रखना बेटा, जैसे कि 1 रुपीज़ का जो नोट होगा उसके ऊपर जो सिग्नेचर जो होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर के होते हैं हमारे, और बाकी अदर जो करेंसी है 1 रुपीज़ के नोट्स के अलावा, जैसे 5 रुपीज़ का नोट है, 10 का है, 20 का है, या 50 का है, 100 का है, यानी कि 1 रुपीज़ के नोट्स को छोड़ के बाकी अदर जितने भी नोट्स रह जाते हैं उनके ऊपर बेटा आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें बैंक मनी और हाई पावर्ड मनी। तो बैंक मनी अभी मैंने आपको डिस्कस करके बताई थी। बैंक मनी रेफर टू डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक। जो बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट है लोगों की, उसे हम क्या कहेंगे, बैंक मनी। नेक्स्ट है हाई पावर्ड मनी। इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा हाई पावर्ड मनी। इसमें 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट है हाई पावर्ड मनी इज द सम टोटल ऑफ करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, दूसरा है वॉल्यूट कैश ऑफ द कमर्शियल बैंक, और तीसरा है कैश रिजर्व ऑफ द बैंक कमर्शियल बैंक विद द आरबीआई। इन तीनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हाई पावर्ड मनी आ जाएगी बेटा। याद रखना 3 चीज़ें इंक्लूड है इसके अंदर, करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, वॉल्यूट कैश ऑफ द कमर्शियल बैंक और कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक विद आरबीआई। देखो करेंसी हेल्ड बाय पीपल, इसका तो आपको मीनिंग पता है कि लोगों के पास जो करेंसी है वो किस में आ जाएगी आपकी, इस करेंसी हेल्ड बाय द पीपल। वॉल्यूट कैश ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंकों के अपने पास कुछ रिजर्व रखना पड़ता है, कभी भी वो इमरजेंसी में यूज़ किया जा सकता है, उसको हम वॉल्यूट कैश के नाम से जानते हैं। और तीसरा है कि जितना डिमांड डिपॉजिट आता है उसका कुछ % कमर्शियल बैंकों को आरबीआई के पास सेंड करना पड़ता है।
जिसे आप CR के नाम से जानते होंगे, कैश रिजर्व रेशो या लीगल रिजर्व रेशो के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो जितना डिपॉजिट आया है, मान लो कि अगर किसी बैंक के पास 1000 डिपॉजिट आया और हम मान लेते हैं कि CRR की रेट जो है 10% है, तो इसका मीनिंग क्या है कि इस 1000 में से 100 रुपीज़ कमर्शियल बैंक को किसके पास भेजने हैं, RBI के पास सेंड करने हैं। तो इसे हम कहते हैं कैश रिजर्व कमर्शियल बैंक विद द RBI। इसके बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी बेटा कि हाई पावर्ड मनी के अंदर 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, वॉलेट कैश ऑफ द कमर्शियल बैंक, और थर्ड है कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक विद द RBI। अगर हम तीनों को प्लस कर देंगे तो हाई पावर्ड मनी आ जाएगी। और एक चीज़ और याद रखना, इसी हाई पावर्ड मनी को हम मॉनेटरी बेस या बेस मनी के नाम से भी जानते हैं। आपसे पूछा जाए मॉनेटरी बेस या बेस मनी, क्योंकि हाई पावर्ड ना मेंशन हो उसकी जगह आपसे पूछ लिया जाए डिफाइन बेस मनी या मॉनेटरी बेस, तो इसमें आपको यही इन चीज़ें बतानी है कि इन चीज़ों को हम प्लस करेंगे तो हमारी क्या थी, बेस मनी, या इसे हम कहते हैं मॉनेटरी बेस कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं हाई पावर्ड मनी। तो ओके बेटा, तो आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अच्छे से ये कंसेप्ट डेली जो आपको वीडियो सेंड की जाती है अच्छे से सुनना है, उसको समझना है और साथ के साथ उसको लर्न करने की भी कोशिश करो, क्योंकि एक बार अगर आप उस चैप्टर को पढ़ लोगे तो और एक बार तो इससे क्या है कि दोबारा जब भी आपको मतलब वो चैप्टर करना होगा तो आप इजीली उस चीज़ को कर पाओगे। अगर अब मैं तो वीडियो सेंड कर दूँ आपके पास लेकिन आप उस वीडियो को ना सुनो ना बुक में से रीड करो तो फिर आपको आगे प्रॉब्लम आएगी बेटा। तो साथ के साथ ज़्यादा मैं इसमें करवा नहीं रही हूँ, वैसे तो ये मैं क्लास में डिस्कस करवाने के बाद दोबारा से मैं आप लोगों को ये चैप्टर समझा रही हूँ। तो आई होप आप अच्छे से इसको रीड करेंगे, लर्न करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो कभी भी फ़ोन करके पूछ सकता है कि मुझे मैडम यहाँ से समझ में नहीं आया, तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूँगी। अगर नहीं समझ में आया है तो कोई प्रॉब्लम है तो और डिस्कस कर सकते हो आप उस चीज़ के लिए, ठीक है। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।